ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जैसे एक फूल बहुत प्यारा और सुंदर है पर उसमें खुशबू नहीं, ठीक वैसे ही किसी की कही हुई अच्छी बातें व्यर्थ हैं अगर वह उनको अमल में नहीं लाता। ये किसने कहा है? महात्मा बौद्ध ने कहा है। संभावनाओं और चुनौतियों के बीच चांद ये अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच शक्ति और वर्चस्व की नई जमीन बन चुका है। इस बदले दौर में चांद एक बार फिर रणनीतिक होड़ का केंद्र बन गया है। अमेरिका और चीन चांद को भविष्य की अंतरिक्ष गतिविधियों, संसाधनों पर वर्चस्व और तकनीकी बढ़त का आधार बनाना चाहते हैं। निजी कंपनियां भी इस दौड़ में उतर चुकी हैं और जिससे अंतरिक्ष अब सरकारों तक सीमित न रहकर बाजार, रोजगार और आम आदमी के भविष्य से जुड़ता जा रहा है। चांद पर जाने की यह जल्दबाजी केवल विज्ञान की जिज्ञासा नहीं, बल्कि आने वाले समय में ताकत की रूपरेखा तय करने की तैयारी है। जो देश आज चांद पर अपनी मौजूदगी मजबूत करेगा, वह कल अंतरिक्ष से जुड़ी कमाई और बड़े फैसलों पर असर डालेंगे। ऐसे में भारत के सामने भी सवाल है कि क्या वह इस बदलती अंतरिक्ष राजनीति को समझकर समय रहते अपनी योजना बनाएगा। मनुष्य सबसे पहले मंगल पर कब पहुंचेगा, यह सवाल लंबे समय तक रोमांच बना रहा। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन ने इसी सपने को अपनी पहचान बनाया। एलन मस्क समय सीमा घोषित करते रहे। उद्देश्य था महत्वाकांक्षा दिखाना और प्रतिभा आकर्षित करना। मगर हाल के महीनों में तस्वीर बदली और हकीकत यह है कि पर्दे के पीछे स्पेस एक्स लंबे समय से नासा के साथ चांद से जुड़े काम में लगी थी। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत मानव को चांद पर उतारने का जिम्मा इसी का प्रमाण है। उधर जेफ बेजोस की कंपनी भी तेजी से आगे बढ़ रही है और इससे स्पष्ट है कि अंतरिक्ष की अगली निर्णायक मंजिल मंगल नहीं बल्कि चांद है। और देखिए, जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण नासा की बदलती प्राथमिकताएं हैं। अमेरिका का आर्टेमिस कार्यक्रम चांद पर स्थायी उपस्थिति बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यह केवल वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की नींव रखने का प्रयास है। चांद पर खनिज संसाधन, ऊर्जा के स्रोत मौजूद हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष अभियानों की लागत कम कर सकता है। साथ ही अमेरिका को यह चिंता भी सता रही है कि यदि उसने चांद पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं कराई तो चीन यह बढ़त हासिल कर लेगा। और उसने चांद पर कई सफल मिशन भेजे हैं। वह 2030 के लिए मानव मिशन की घोषणा कर चुका है। भारत के लिए इस वैश्विक बदलाव में कई गहरे संकेत छिपे हैं। चंद्रयान 3 के माध्यम से उसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतरकर यह दिखा दिया कि वह केवल अंतरिक्ष दौड़ का दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय खिलाड़ी है। यह क्षेत्र इसलिए खास माना जाता है क्योंकि यहाँ जल और बर्फ के मौजूदगी की संभावना है, जो भविष्य में ईंधन, ऑक्सीजन और मानव बस्तियों की आधारशिला बन सकती है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में है और जिनके पास चांद तक पहुंचने और वहां उतरने की क्षमता है। यह सफलता केवल वैज्ञानिक गौरव का विषय नहीं है, बल्कि रणनीतिक शक्ति का संकेत भी है और इससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी और इसरो को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर भी मिले। और असली परीक्षा वैज्ञानिक या फिर तकनीकी नहीं, बल्कि आर्थिकी की भी है। और प्रश्न यह नहीं कि भारत चांद तक पहुंच सकता है या नहीं, या तो यह सिद्ध कर चुका है। असली प्रश्न यह है कि क्या भारत इस सफलता को ऐसी दीर्घकालिक राष्ट्रीय अंतरिक्ष रणनीति में बदल पाएगा जो देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सके और जोखिमों को कम कर सके। क्या चांद पर नियमित मिशन भेजने, वहां उपलब्ध संसाधनों की खोज और भविष्य की औद्योगिक गतिविधियों के लिए स्पष्ट, समयबद्ध और वित्त पोषित कार्य योजना है। अंतरिक्ष में हर असफल प्रयास के केवल वैज्ञानिक झटका ही नहीं,
देते बल्कि भारी आर्थिक नुकसान भी कराते हैं। अरबों रुपए का निवेश, बरसों की मेहनत और अनगिनत मानव घंटे एक झटके में दांव पर लग जाते हैं। यदि भारत इस अवसर को सही ढंग से साधता है तो अंतरिक्ष क्षेत्र केवल खर्च का मद नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार सृजन, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी बनेगा। तब भारत केवल एक सफल मिशन वाला देश नहीं, बल्कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाने वाली शक्ति होगा। अमेरिका और चीन चांद को भविष्य की अंतरिक्ष गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनाने की होड़ में है। वे वहां ठिकाने बसाने, संसाधनों पर जकड़ बनाने और निजी कंपनियों के लिए नए मौके खोलने की तैयारी कर रहे हैं। साफ है कि अंतरिक्ष अब केवल विज्ञान का विषय नहीं रहा, बल्कि रोजगार, उद्योग और कमाई की नई जमीन बन चुका है। ऐसे में भारत के सामने भी निर्णायक स्थिति है। क्या वह सिर्फ मिशन भेजकर खुश रहेगा या चांद पर स्थायी मौजूदगी की ठोस योजना बनाएगा? यह सवाल केवल वैज्ञानिकों का नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के भविष्य से जुड़ा है। इसरो की कम लागत वाली और भरोसेमंद तकनीक भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि निजी कंपनियों और युवाओं को बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल किया जाए और इससे नए उद्योग खड़े होंगे और नौकरियां सृजित होंगी। अंतरिक्ष क्षेत्र आम लोगों की तरक्की का माध्यम बनेगा। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोला है। नौ उद्यम उभर रहे हैं और रॉकेट और उपग्रह बनाने की पहल हो रही है। लेकिन आप देखेंगे इस प्रयास को और तेज करने की जरूरत है और चांद और गहन अंतरिक्ष मिशनों के लिए भारी निवेश और दीर्घकालिक नीति चाहिए। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन की रणनीति एक अहम सबक देती है कि बड़े सपने दिखाना आसान है, लेकिन काम छोटे और ठोस कदमों से ही आगे बढ़ता है। सीधे मंगल की छलांग नहीं, पहले चांद पर मजबूत कदम जरूरी है। यही रास्ता व्यवहारिक है। चांद पर लगातार उपग्रह भेजने और आगे चलकर मानव मिशन की तैयारी ही हमें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाएगी और जो देश सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है वही शिखर पर पहुंचता है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य केवल वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ा है। उपग्रह सेवाएं, अंतरिक्ष पर्यटन, संसाधन खनन और संचार नेटवर्क आने वाले समय में बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। जो देश अभी तैयारी करेंगे वह आगे चलकर लाभ उठाएंगे। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन का चांद की ओर बढ़ना बताता है कि अंतरिक्ष की दौड़ अब सपनों की कहानी नहीं रही, यह आज राष्ट्रीय शक्ति, रोजगार, उद्योग, तकनीक को सीधी लड़ाई बन चुकी है। जो देश चांद पर अपनी मजबूत मौजूदगी बनाएगा वही आने वाले समय की दिशा भी तय करने लगेगा और भारत के लिए यह आत्मसंतोष का नहीं, बल्कि साहसिक फैसले लेने का समय है। चंद्रयान-3 की सफलता को केवल उपलब्धि मानकर रुकना काफी नहीं होगा। अब जरूरत है कि हम चांद पर लगातार मिशन भेजें और दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाएं। इससे देश में नई नौकरियां बनेगी, तकनीक आगे बढ़ेगी, आम आदमी को भी इसका लाभ मिलेगा। यदि भारत आज सभी फैसले करता है तो वह सिर्फ अंतरिक्ष तक नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला देश बन जाएगा। क्या देश बन जाएगा? ये भी याद रखिएगा। चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था ये आप लोगों को पता है? 2008 में। पता है आपको कि नहीं पता है? और चंद्रयान-2 ये आप देखेंगे कि 2019 की बात है ये। और चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ था? ये 2023 की बात है। ये जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। आनंद की ठौर, हमारा यह जीवन केवल सांसों तक नियमित प्रवाह नहीं है, बल्कि अनुभवों, भावनाओं और चेतना की एक गहन यात्रा भी है। इस यात्रा में सामान्यतः सुख और दुख, आशा और निराशा, संघर्ष और विश्राम सब एक साथ चलते रहते हैं। पर आधुनिक जीवन की भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितताओं ने हमारे मन को इतना व्याकुल कर दिया कि हम जीवन के वास्तविक सौंदर्य और आनंद को महसूस नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का अधिकांश भाग चिंता, तनाव और असंतोष से भरा हुआ है। मगर गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि मनुष्य का जीवन केवल चिंता और तनाव के लिए नहीं, बल्कि आनंद, आशा और संतुलन के लिए भी है। जीवन की कठिनाइयां हमें परखने, मजबूत बनाने के लिए आती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमारे भीतर के उत्साह और आशा को समाप्त करना नहीं होता। और जब हम जीवन को केवल समस्याओं और संघर्षों की श्रृंखला मान लेते हैं, तब हम अपने ही भीतर के आनंद के स्रोत से दूर हो जाते हैं। लेकिन जीवन को एक व्यापक चेतना की प्रक्रिया के रूप में देखें तो हमें अनुभव होगा कि चिंता और तनाव जीवन के अंतिम सत्य नहीं है। उनके साथ साथ आनंद, आशा और संतुलन भी जीवन के अभिन्न आयाम है। हमारा मन स्वभावतः चंचल होता है,
या यह या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की आशंकाओं में स्वयं को भटकाता रहता है। इसी कारण वर्तमान क्षण की सहजता और सुंदरता हमसे अक्सर छूट जाती है। चिंता का मूल भी यही है, वह उस समय पैदा होती है जब मन वर्तमान से दूर हो जाता है। दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो जीवन का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान में ही संभव है। जब हमारा मन वर्तमान के इस क्षण को स्वीकार करता है तो उसमें उपस्थित छोटी छोटी खुशियों को पहचानता है, तब जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। और अक्सर हम यह मान बैठते हैं कि सुख केवल बड़ी बड़ी सामाजिक उपलब्धियों में निहित है, जैसे प्रतिष्ठा, संपत्ति या सफलता में, मगर यह विचार अधूरा है। जीवन का गहन आनंद कई बार उन साधारण क्षणों में छिपा होता है जिन्हें हम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, जैसे किसी प्रियजन की मुस्कान, प्रकृति का शांत शांत सौंदर्य या फिर मन का एक शांत क्षण। यही छोटे छोटे अनुभव जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। अगर हम इन सूक्ष्म आनंदों को पहचानना सीख जाएं, तो हमारे भीतर संतोष का भाव विकसित होने लगता है। सकारात्मकता का अर्थ यह नहीं कि हम दुख या कठिनाइयों से बच सकते हैं। जीवन में संघर्ष और पीड़ा का कोई होना स्वाभाविक, क्योंकि वही अनुभव हमारे व्यक्तित्व को परिपक्व बनाते हैं। सकारात्मकता का वास्तविक अर्थ यह है कि हम कठिन परिस्थितियों के बीच भी आशा को जीवित रख सकें। यह आशा ही वह शक्ति है जो अंधकार के क्षणों में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने व्यवहार, शब्दों के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी आशा और उत्साह का संचार करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन दूसरों से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। हमारे शब्द और व्यवहार कई बार किसी के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर हम अपने व्यवहार में सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता और सकारात्मकता रखें तो हम अनजाने में ही किसी के जीवन में प्रकाश की किरण बन सकते हैं। एक स्नेहपूर्ण शब्द, एक प्रोत्साहन या एक छोटी सी मदद भी किसी निराश व्यक्ति के मन में नई आशा जगा सकती है। यही कारण है कि दार्शनिक दृष्टि से जीवन का मूल्य केवल व्यक्तिगत सुख में नहीं, बल्कि उस विकास में भी है जिसे हम दूसरों के जीवन में बांटते हैं। जब हम अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को साझा करते हैं, तब हम अपने अस्तित्व को अधिक सार्थक बनाते हैं। आज के युग में जब हम लगातार बाहरी उपलब्धियों की दौड़ में निरंतर व्यस्त रहते हैं, तब यह याद रखना भी जरूरी है कि जीवन की वास्तविक शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। अगर हम अपने भीतर संतुलन, आशा और करुणा को विकसित कर लें, तो बाहरी परिस्थितियां हमें अधिक विचलित नहीं कर पाती, और इस स्थिति में जीवन केवल संघर्ष का क्षेत्र नहीं रह जाता, बल्कि आत्मबोध और अनुभव की एक गहरी यात्रा बन जाता है। यह विचार करना जरूरी है कि जीवन का सत्य यही है और उसमें विकास तथा अंधकार दोनों साथ साथ उपस्थित रहते हैं, मगर हमारे पास यह स्वतंत्रता होती है कि हम किस पक्ष को अधिक महत्व देते हैं, और यही मौका कई बार सबसे संवेदनशील साबित होता है। अगर हम अपने भीतर आशा को जीवित रखें और छोटी छोटी खुशियों को स्वीकार करें और अपने व्यवहार से दूसरों के जीवन में भी उत्साह और शांति का प्रकाश फैलाएं, तो जीवन का मार्ग अधिक सरल और सुंदर बन सकता है। इस प्रकार जीवन को केवल चिंता और तनाव के रूप में देखना उसके व्यापक अर्थ को सीमित कर देना है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें आनंद, आशा और संघर्ष और अनुभव सभी मिलकर हमारे अस्तित्व को पूर्णता प्रदान करते हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब हम जीवन को केवल जीते ही नहीं, बल्कि उसे गहराई से अनुभव भी करते हैं। ये आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दिया जाता है। दहेज का दंश, इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में सख्त कानूनी प्रावधान के बावजूद दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने की घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। और देखिए, आम तौर पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, अभी भी दहेज चल रहा है, दहेज प्रथा चल रही है। 21वीं सदी में शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करने के बावजूद इस मामले में समाज के एक हिस्से की रूढ़िवादी मानसिकता नहीं बदलती। यही नहीं, कानूनों को सख्ती से लागू करने के मामले में भी विभिन्न स्तरों पर लापरवाही देखी जाती है, जिस कारण कुप्रथा की जड़ें नष्ट होने के बजाय गहरी होती जा रही है। इसका दंश महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी जान पर भी भारी पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में इस पर गहरी चिंता जताई और दहेज के मामलों में महिलाओं की मौत की घटनाओं को समाज पर गहरा धब्बा करार दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस सामाजिक कुरीति के कारण आज भी हजारों महिलाएं बेमौत मारी जाती हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सरकारी स्तर पर देश में दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने के बड़े
बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि इसकी वास्तविक तस्वीर बेहद चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में दहेज संबंधी अपराधों के तहत दर्ज मामलों में 14% की बढ़ोतरी देखी गई है। देश भर में इससे संबंधित 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें 6,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो गई, जबकि वर्ष 2022 और 2021 में यह संख्या क्रमशः 13,479 और 13,568 थी। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्या वजह है कि दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वालों में कानून का जरा भी खौफ नहीं है? इसके लिए निश्चित तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ढोलमुल रवैया भी जिम्मेदार है। पुलिस की लापरवाही की वजह से कई बार दहेज से संबंधित मामलों के आरोपी अदालत में सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। कई दफा पीड़ित महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। दहेज प्रथा केवल सामाजिक बुराई ही नहीं, बल्कि मानवाधिकारों और गरिमा का भी उल्लंघन है। और मगर कई मामलों में पीड़ित महिलाओं के परिजन कानूनी जागरूकता की कमी और सामाजिक दबाव के कारण पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में इस बात पर गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्या भौतिक वस्तुएं, पैसा और झूठी शान किसी महिला की जान से ज्यादा मूल्यवान है? इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि दहेज, उत्पीड़न या हत्या के मामलों की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेकर उनकी गहन जांच की जाए। इस तरह के मामलों की सुनवाई त्वरित अदालतों में की जानी चाहिए, ताकि पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय मिल सके। इसके साथ ही सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता और अन्य पहलों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जैसे महिलाओं को शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा बेटियों को लेकर समानता आधारित दृष्टिकोण को धरातल पर सही मायने में अमल में लाना। सच यह है कि कानूनी सख्ती के समानांतर जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक किसी भी कुरीति को पूरी तरह खत्म कर पाना संभव नहीं है। लापरवाही, बदस्तूर। पिछले कुछ समय से सफर के दौरान ट्रेनों में यात्रियों को खराब खाना परोसे जाने की शिकायतें सुर्खियों में रही हैं। ऐसे मामले सामने आने के बाद भारतीय रेल की ओर से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में बेहतर सेवा देने के आश्वासन दिए जाते हैं। ऐसा पहले भी वो देते रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि संबंधित महकमों को ट्रेनों में खराब खाना देने की शिकायतों को गंभीरता से लेने और उसमें सुधार करने की कोई फिक्र नहीं है। वरना क्या वजह है कि जब कोई मामला तूल पकड़ लेता है, तब रेलवे के अधिकारी या मंत्रालय थोड़ा सक्रिय दिखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही दशा आम हो जाती है। और हालात यह है कि वंदे भारत जैसी जिन ट्रेनों को उच्च और प्रीमियम दर्जे की सुविधाओं से लैस बताया जाता है, उसमें भी खराब खाने की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। गौरतलब है कि पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री ने खाने में परोसे गए दही में कीड़े होने की और आसपास मौजूद अन्य यात्रियों के साथ साथ इसका वीडियो फैलने के बाद आम लोगों के बीच इस बात पर नाराजगी बढ़ी। इसके बाद रेल मंत्रालय ने लापरवाही बरतने पर IRCTC पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं उस ट्रेन में खानपान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ अनुबंध खत्म करने का भी आदेश दिया। इस तरह का यह कोई अकेला मामला नहीं है। पिछले वर्ष जुलाई में खुद रेल मंत्रालय ने संसद को बताया था कि 2024-25 के दौरान ट्रेनों में खराब खाने को लेकर 6,645 शिकायतें दर्ज की गई थी। ऐसे मामले भी होते होंगे जिनमें किसी यात्री को मिला खाना खराब होता होगा, लेकिन वो औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराते होंगे। सवाल है कि खानपान की गुणवत्ता को हर तरह से स्वच्छ और बेहतर बनाने का रेल महकमे का ढांचा आखिर कैसे काम करता है? आए दिन यात्रियों को खराब खाना परोसे जाने के मामले सामने आते हैं। क्या यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? रेल मंत्रालय की ओर से कई बार सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन बार बार ऐसी शिकायतों के बावजूद इस समस्या पर लगाम लगाना मुश्किल क्यों बना हुआ है? और देखिए, हमारे देश में एक और आप देखते हैं, जो भी सरकारी व्यवस्था रहती है उसकी आप देखिए साफ सफाई को लेकर हो बातें, सवाल खड़े होते रहते हैं। स्कूलों में शौचालय नहीं है। आप सोच लीजिए 21वीं सदी में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था होगी। और आप देख लीजिए ट्रेनों की शौचालय देख लीजिए, और आप लोग रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए क्या हाल पड़ा रहता है। कौन ध्यान दे? समस्याओं का सबको पता है, लेकिन कौन समस्या का समाधान करे? इस तरह से आप देखें आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।